I-16 में हम देखने लगे हैं पास्ट पेपर में मार्च 18, ये हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्चिड लिमिटेड का, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो I-16 में टेस्ट हुआ है। यानी कि ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की बात करूं तो इसका नंबर भी उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आता है जिसको हमें हल करने में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं इसकी। प्रिपेयर फॉलोइंग नोट्स along with comparative figures to be presented in financial statement of OL for the year ended 31 दिसंबर 2017। ओके। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और चेंज इन एस्टिमेट्स इन अकॉर्डेंस विद स्टेट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंपनीज एक्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। दो चीजें हैं जी, ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में हमने ये करना है, और हमने चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में भी बताना है। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू पीपीई ऑफ ओएल अ लिस्टेड कंपनी। ओके। डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग और प्लांट है, डेटा परचेज है, कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ है, डेप्रिसिएशन मेथड है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट मेथड है। ओके। फिर कुछ बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन है, कुछ प्लांट की इंफॉर्मेशन है। तो हम जो तरीका फॉलो करते होते हैं वो, एक वर्किंग नोट एक एसेट के लिए होता है, तो हम पहले बिल्डिंग को पकड़ लेते हैं, बिल्डिंग को हल करते हैं, देन हम आ जाएंगे प्लांट के ऊपर। बिल्डिंग को शुरू करने के लिए मुझे पता है ये मेरे पास उसका फॉर्मेट है, ये मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लूंगा। अब मैं इसको अटेम्प्ट करना शुरू करता हूँ। बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, 1 जनवरी 15 के ऊपर मैंने इसको परचेज किया। 1 जनवरी 15 के ऊपर मैंने इसको परचेज किया। अब अगर सवाल में आप देखें तो जो फिगर्स हैं वो मिलियन में है, तो मैं वर्किंग के ऊपर लिख लूंगा रुपीज इन मिलियन। कितने मिलियन की मैंने परचेज किया? ये 600 मिलियन। ओके, ये यहाँ पे आ गया मेरा 600 मिलियन। आगे 30 साल डेप्रिसिएशन में यूज होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है और सब्सीक्वेंट रिवॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैंने इनिशियली इसको मेजर कर लिया 600 के ऊपर। इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं नीचे ताकि मुझे पता हो कि मैंने अगली एक्टिविटी किस डेट पे करनी है। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय शबीर एसोसिएट इंडिपेंडेंट वैल्यूअर 31 दिसंबर 2015 एंड 17, 15 एंड 17, 2 साल हैं। ये मेरे पास फेयर वैल्यू, इसका मतलब अभी मैं 1/1/15 पे खड़ा हूं, तो 31 दिसंबर पे ही मेरे पास रिवैल्यूशन है। मैं 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करके इस रेट पे पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे इस रिवैल्यूशन को परफॉर्म करना होगा। तो 31 दिसंबर 15 के ऊपर डेप्रिशिएट करते हैं। मेरे पास एसेट है 600 का, इसकी लाइफ कितनी थी? 30 साल, पूरे का पूरा साल है। डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गई 20। मैं एंट्री करूंगा डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये हो गया 580। 620 31/12/15 पर आ गया। सवाल में क्या था? 31/12/15 पे रीवैल्यूएशन हुई है और उस दिन जो फेयर वैल्यू है वो है 700। ओके। 31/12/15 पे फेयर वैल्यू है 700। मैंने इसको उठा के यहाँ पे लाना है। इट मीन्स मुझे डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड पूरा लगाना पड़ेगा, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। 580 को जब मैं 700 पे लेकर आऊंगा तो ये 120 से बढ़ेगा, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। अब सरप्लस है तो लॉस नहीं पड़ा था, इसलिए मैं सारे का सारा सरप्लस में ले जाऊंगा। ये मेरे पास नील हो जाएगा और ये हो जाएगा 700। तो 31 दिसंबर 2015 के ऊपर हमने इसकी रिवैल्यूएशन को अप्लाई कर लिया। वापस चलते हैं सवाल पे। अगली रिवैल्यूएशन है 2017 में। इसका मतलब मैं अब 16 और 17 दोनों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं
अगले स्टेप पे पहुंच चुका। आगे सवाल भी पढ़ लेते हैं। 30 जून 2017, 17 के एंड तक नहीं जा सकते जी, कुछ और हुआ है। बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट वाज सोल्ड टू बाकिर। ठीक है जी, एक डिस्पोजल आ गया। इस डिस्पोजल की वजह से ये बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है। ऑयल ट्रांसफर, ठीक है जी, ये रिटेन रनिंग को बेहतर रहता है। इसका मतलब मैं 30 जून 2017 तक जा सकता हूँ, 31 दिसंबर तक नहीं जा सकता। 31 दिसंबर पे जाने से पहले मुझे इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ओके, 30 जून 2017 तक मैं जा सकता हूँ। सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। ये मेरे पास ऊपर आ गई थी, रिवॉल्यूशन सरप्लस 31/12/15 पे। अब 31/12/16 पे मैं आ गया। डेप्रिसिएशन अब मेरे पास 700 है, एक साल डेप्रिशिएट हो गया है। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो है 24.14, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, 675.86। और सरप्लस मेरे पास 120 पड़ा हुआ है, इसको 29 पे डिवाइड करूंगा, ये मेरे पास आ रहा है 4.14 सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। यहाँ पे मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 115.86। तो अब मैं आ गया हूं 31 दिसंबर 2016 पे। अगली इंफॉर्मेशन थी 30 जून 2017 पे। इसका मतलब मैं 30 जून 2017 तक तो जा सकता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा 30 जून 2017, डेप्रिसिएशन करता हूं जी। अब मेरे पास 6 महीने, ऐसे ही अब मेरे पास 6 महीने, ये 700 आ गया। डेप्रिसिएशन मेरी कितनी चार्ज होगी, 12.07 डेप्रिसिएशन डेबिट, 12.07 अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये हो गया 36.21। ये यहां से भी माइनस हो जाएगी। नेट बुक वैल्यू मेरे पास आ गई 663.79। और यहां से मेरे पास जो सरप्लस निकलेगा वो कितना है जी, 2.07 सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। और यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 113.79। इस तरीके से मैं उस डेट पे आ गया जहां पे अगली कार्रवाई ने होना है। 30 जून 2017 तक मैं पहुंच गया, और 30 जून 2017 पे डिस्पोजल होना है, और 31 दिसंबर 2017 पे दोबारा रीवैल्यूएशन होनी है। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा टफ है। वर्किंग नोट में इसको किस तरीके से लेकर चलना है, इसको अप्लाई करते हैं। जो मेरी कॉस्ट है वो 66 है, ओरिजिनल कॉस्ट, और इसको मैंने बेचा है 85 पे जब लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी। अब लास्ट रिवैल्यूएशन देखनी पड़ेगी, 31 दिसंबर 2015 पे लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी, उस दिन फेयर वैल्यू थी 87। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। इस दिन फेयर वैल्यू, जब लास्ट रिवैल्यू हुआ उस दिन फेयर वैल्यू थी 87। ओके, फेयर वैल्यू है जी 87, सेल प्रोसीड्स हैं 85, और इस दिन ओरिजिनल कॉस्ट थी 66। इस इंफॉर्मेशन का हमें पता है। अब चूंकि ये 30 जून 2017 पे डिस्पोज हो गया, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस एसेट की कितनी डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है, इस एसेट का कितना सरप्लस है जो इसमें शामिल है। क्योंकि जब हम एक एसेट को निकाल रहे हैं तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन भी निकालनी पड़ेगी, और सरप्लस में जितना उसका हिस्सा पड़ा है वो भी निकालना पड़ेगा। इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। 2015 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन हुई थी, यानी कि अगर 2015 को देखें, इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, टोटल लाइफ थी 3। अब मैं ये इंडिपेंडेंट इस एसेट की कर रहा हूं, इसका मतलब 2015 में इसकी डेप्रिसिएशन हुई होगी 2.6।
फिर इस डेट में मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितनी बनी होगी? 66 में से मैं अगर इसको निकालूं 2.2 को, तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ रही है 63.8। इस दिन फेयर वैल्यू थी 87। इसका मतलब इस दिन मेरे पास इसके ऊपर जो सरप्लस आया होगा वो है 23.2। इसका मतलब जब 2015 के एंड पे सरप्लस रिवैल्यूएशन हुई होगी, इस एसेट के हिस्से में इतना सरप्लस आया होगा जो 120 में शामिल है। बिल्कुल ठीक है। फिर 2016 की डेट पे सरप्लस में से कितना रिटेन अर्निंग में गया होगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.8। ये 2017 तक आ गया। फिर 30 जून 2017 पे मेरे पास कितना रिटेन अर्निंग में गया होगा? 0.4। इसका मतलब ये दो मेरे पास आंसर हैं जो गए होंगे रिटेन अर्निंग में। इसका मतलब इस पे जो सरप्लस आएगा 23.2, इसमें से मैं 0.8 माइनस करूं, 0.4 माइनस करूं, तो जो बैलेंस सरप्लस है इस डेट पे वो बचता है 22। इसका मतलब इस डेट पे ये मेरे पास जो 113.79 आ रहा है, इसमें इस एसेट जिसको मैं डिस्पोज कर रहा हूं उसका 22 सरप्लस पड़ा है। एक चीज तो मैंने निकाल ली, कितना सरप्लस पड़ा है। दूसरी चीज मुझे निकालनी पड़ेगी कि भाई इसमें डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है। 2015 जब मैंने रिवॉल्यूशन किया तो जितनी डेप्रिसिएशन हुई वो सारी रिवर्स हो गई। ओके, इसका मतलब 31 दिसंबर 2015 पे जो नेट करके वैल्यू आ गई वो फेयर वैल्यू ही थी। फिर मैंने 16 में इसको डेप्रिशिएट किया होगा, 87 को 29 पे, तो इस साल डेप्रिसिएशन आई 3। फिर 30 जून 2017 पे इसको मैंने दोबारा डेप्रिशिएट किया होगा, 29 इंटू 6/12, तो 1.5। इसका मतलब 4.5 डेप्रिसिएशन है जो इसमें शामिल है। किस एसेट की? उस एसेट की जिसको मैं बेचने जा रहा हूं। ओके, इसका मतलब नेट बुक वैल्यू क्या हुई? मेरे पास 87 का एसेट था, डेप्रिसिएशन 4.5 निकालें तो ये मेरे पास बना 82.5। ओके, 30 जून 17 पे मैंने किया डिस्पोजल, कॉस्ट में से मेरा निकला 87, ये आ गया। डेप्रिसिएशन में से मेरा निकला 4.5, नेट बुक वैल्यू में से मेरा निकला 82.5, सरप्लस में से मेरा निकला 22। यहां से निकल के जो एसेट रहा नहीं हमारे पास, उस सारे को उठा के रिटेन अर्निंग में फेंक दें। एक चीज। दूसरी चीज, 82.5 हमारी नेट बुक वैल्यू है, 85 सेल प्राइस है। सवाल को दोबारा देख लेते हैं। 85 सेल प्राइस है। अच्छा, सेल करते हुए 2 मिलियन डिस्पोजल की कॉस्ट भी है, साथ ही गेन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल प्रोसीड 85, 2 मिलियन कॉस्ट टू सेल, इसका मतलब मुझे 83 मिला होगा। उसमें से मैं नेट बुक वैल्यू को माइनस करूं तो 0.5 का मुझे गेन आया। P&L में 0.5 का गेन भी ये नोट कर लें। तो हमने क्या किया कि भाई इस डेट तक जिस एसेट को मैंने डिस्पोज किया है उस पे जब से सरप्लस आया है उसमें से कितना रिटेन अर्निंग में गया होगा, बाकी कितना पड़ा है। इस डेट तक कितनी उसकी डेप्रिसिएशन है जो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ी है। और आज ऐसा डेट 87 जो फेयर वैल्यू थी वो 87 की थी, वो 700 में शामिल है, वो मैंने माइनस कर दी, डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट की, इसमें से इसको माइनस करूं तो यही आ गई, माइनस कर दी। सरप्लस में से निकाल के रिटर्न अर्निंग में फेंक दिया और इसको सेल प्राइस से कंपेयर भी किया तो मेरे पास P&L आ गया 0.5 मिलियन। अब मैं 30/6/17 पे नेट बुक वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं। ये मेरे पास आ गया 613, ये मेरे पास आ गया 31.2।
71, ये मेरे पास आ गया 581.29, ये मेरे पास आ गया 91.79, और ये चार्ज हो गए। तो अब मैं 30 जून 2017 पे पहुंच गया हूं। इसको मैंने लेकर जाना है 31 दिसंबर 2017 पे, फिर 31 दिसंबर 2017 पे इसकी रीवैल्यूएशन भी करनी है। आगे चलते हैं। अब मैं 30 जून 2017 पे आ गया हूं। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो कब तक की है, वो कहता है जी 30 जून 2017 पे रीवैल्यूएशन होनी, और उस दिन फेयर वैल्यू है 463। ओके, इसका मतलब पहले मुझे 31 दिसंबर 2000, इसका मतलब मुझे 31 दिसंबर 2017 पे आना पड़ेगा। मैं आ जाता हूँ 31 दिसंबर 2017 पे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो है 613। कितनी लाइफ बाकी है? टोटल 29, इसका आधा महीना रह गया था, वो ये आ जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, अब ये मेरे पास नेट फिगर है। याद रखिएगा, जब मैं टोटल यूज करता हूं, जैसे यहाँ पे टोटल यूज की तो टोटल लाइफ पे डिवाइड किया, टोटल यूज की तो टोटल लाइफ पे डिवाइड किया। एक तरीका तो ये कि मैं टोटल पकड़ूं और कैलकुलेशन करूं। जैसे फॉर एग्जांपल 120 है टोटल, इसमें से कितनी टोटल निकल गई, कितनी टोटल लाइफ है, और कितना टोटल टाइम है, ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। कितना? 1.67। एक तरीका ये है कि मैं ये नेट फिगर पकड़ूं 91.79, नेट फिगर के बाद इसको नेट लाइफ पे डिवाइड कर दूं तो नेट आंसर भी 1.67 आएगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे आई विल गो विद टोटल, क्योंकि हम सारी वर्किंग टोटल्स के साथ करते होते हैं। तो 167 यहां से निकला, यहां पे आ गया। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई? डेप्रिसिएशन इसकी हुई जी 10.57, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन में आ गई 613। 10.57 यहां से निकलेगा, ये मेरे पास नेट बुक वैल्यू हो गई 42.28। 570.72, ये निकल जाएगा यहां से 90.12। और मैं 31 दिसंबर 2017 पे आ गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 31 दिसंबर 2017 पे मैंने अगेन रिवॉल्यूशन करनी है। इस दिन फेयर वैल्यू है 463। 31 दिसंबर 17 पे जो फेयर वैल्यू है वो है 463। इसको उठा के मैंने यहां पे लाना है, इसका मतलब मुझे एसेट को कम करना पड़ेगा। अब एसेट को कम करना है तो रिवॉल्यूशन अप्लाई करनी है। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। एसेट कम हो रहा है, कितने से कम होगा? 107.72, 107.72 से कम होगा। एसेट क्रेडिट, इसका मतलब रिवैल्यूएशन लॉस है। पहले देखना सरप्लस कितना पड़ा हुआ है। सरप्लस डेबिट, और बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी मेरे पास कहां पे? रिवैल्यूएशन लॉस में। और ये मेरे पास नेट आ जाएगा 463। अब मैं 31 दिसंबर 2017 तक पहुंच गया। अब हमारा ये एसेट हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले एसेट पे, प्लांट। प्लांट का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया जी। इसको हल करना शुरू करते हैं। 1/1/15 पे 475 का हमने प्लांट खरीदा। 1/1/15 हमने परचेज किया प्लांट। कितने का जी? ये 475। ओके, आगे चलते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास प्लांट की इंफॉर्मेशन है। वो कहते हैं 31 दिसंबर 2016। ओके, 31 दिसंबर 2016 पे कुछ हुआ है। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, इट मीन्स
वो हमसे IS-36 अप्लाई करवाना चाह रहा है। उसने खुद बता दिया इम्पेयरमेंट टेस्ट का। मैंने आप लोगों को याद होगा लेक्चर में ये बताया था कि अगर वो कहते जी नेट रिप्लेसमेंट मेथड है या एलिमिनेशन मेथड है, इसका मतलब है वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, वो आपसे रीवैल्यूएशन करवाना चाह रहे हैं। जब उसने इम्पेयरमेंट करवानी होगी वो बताएगा इम्पेयरमेंट टेस्ट है, रिकवरेबल अमाउंट है, इसका मतलब ये होगा कि हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। तो इस सवाल में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी है। और किस डेट पे है? 31 दिसंबर 2016 पे। द प्लांट वाज रिकवरेबल अमाउंट कितनी असेस हुई? 360 मिलियन विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। 2017 में ओएल हैज डिसाइडेड टू चेंज, लें जी चेंज इन एस्टिमेट भी है, डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ द प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग मेथड। न्यू डेप्रिसिएशन रेट वुड बी 10%। ये इसकी इंफॉर्मेशन है और ये 2017 में हुआ है। इसका मतलब हम पहले 15 की डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर हम 16 की डेप्रिसिएशन करेंगे, 16 के एंड पे हम इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, 17 में आएंगे, 17 की डेप्रिसिएशन करेंगे चेंज इन एस्टिमेट के साथ। अब मैं 31 दिसंबर 2016 तक अपना एसेट लेके जा सकता हूं। तो सबसे पहले मैं 31/12/15 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 475। इसकी बाकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में थी। 25 साल इसकी लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और कॉस्ट मॉडल पे रखना है। बिल्कुल ठीक हो गया। 25 साल, 25 साल के हिसाब से इसकी डेप्रिसिएशन बनती है 19। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 19 को मैं माइनस करूंगा तो 456। ये मेरे पास 31 दिसंबर 2015 आ गया। 31 दिसंबर 2016 पे अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम आ जाएगी 475। ये 19 और ये हो गई 38, यहां से 19 माइनस होगी 437, यहाँ पे 19 आ जाएगी। और ये मैं 31 दिसंबर 2016 पे दौड़ के आ जाऊंगा। अब उसने कहा है इस दिन रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 360। अब जब हम इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं, जैसे जब रिवैल्यूएशन था, नेट रिप्लेसमेंट हो या एलिमिनेशन हो, हम अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करते हैं ताकि ये कैरिंग अमाउंट पे आ जाए। इम्पेयरमेंट में हम ये नहीं करते। इम्पेयरमेंट आपकी जो कैरिंग अमाउंट है और जो रिकवरेबल अमाउंट है आप उसको कंपेयर करते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो ये इम्पेयरमेंट आ जाएगी। आज मेरे पास जो कैरिंग अमाउंट है वो कितनी है? दैट इज 4637। और मेरे पास जो रिकवरेबल अमाउंट है दैट इज 360। मैं यहां पे करूंगा 31 दिसंबर 16, रिकवरेबल अमाउंट 360। मुझे इसको उठा के यहाँ पे लाना है। अब चूंकि ये इम्पेयरमेंट है, डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। और डेप्रिसिएशन में एक और रिवैल्यूएशन में एक और काम भी होता है कि जब आप डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर लेते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज भी एसेट में जाता है। अगर सरप्लस हो तो एसेट डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता है। अगर लॉस हो तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होता है, एसेट क्रेडिट होता है। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन भी एसेट को हिट करती है, सरप्लस भी एसेट को हिट करता है और लॉस भी एसेट को हिट करता है। इम्पेयरमेंट में ऐसा नहीं है, ना डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है ना एसेट को हिट करना है। आपकी जितनी फिगर आएगी वो अलग से चली जाएगी इम्पेयरमेंट में। ये मेरे पास आ गया इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। अब ये मेरी 31 दिसंबर 2017 के ऊपर इम्पेयरमेंट चार्ज हो गई। सवाल में वापस चलते हैं। उसने क्या कहा था? उसने कहा जी 2017 में मेथड चेंज हुआ है। ओके, हम 2016 के एंड पे पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब हम 2017 के एंड पे आ जाएंगे 31/12/17। डेप्रिसिएशन में यूज करूंगा चेंज इन मेथड को यूज करके। जब चेंज इन मेथड होता है तो हमने देखा हुआ है कि उस दिन की नेट बुक वैल्यू मेरी कॉस्ट बन जाती है और बाकी सारा डाटा नया यूज होता है। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी मेरे पास 36, डेप्रिसिएशन डेबिट
अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और यहाँ पे मेरे पास नेट बुक वैल्यूज बन जाएंगी 324, 74, 475, और इस तरीके से ये मेरा ईयर भी क्लोज हो जाएगा। तो इस एसेट में उसने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करवाई है, और जिस टाइम लाइन पे हमने पहुंचना था वो हम पहुंच चुके हैं। रिक्वायरमेंट क्या थी कि नोट्स बनाने हैं कंपैरेटिव फिगर्स के साथ, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो दिखा सकें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और चेंज इन एस्टिमेट। ओके, ये मेरे पास स्केड्यूल है। हमने अपना नोट 1 बिल्डिंग यूज करना है, और नोट 2 प्लांट यूज करना है, जिससे हम अपने नोट्स बनाएंगे। हम अभी बना लेते हैं 2017 के, और इसी थीम पे हमें पता है 2016 के भी बन जाते हैं। ओके, पहले नोट पे जाते हैं। 2017, अगर सवाल आप देखें तो 2017 के साथ कंपैरेटिव बनाने का मतलब है 17 बनाने और 16 बनाने। हम देख रहे हैं 2017, जो हमारी मेन कैलकुलेशंस हैं वो हो गई हैं। अब एक साल के नोट बने हैं, 2 साल के, 3 साल के, वो एक ही फॉर्मेट है। 2017 में अगर आप नोट 1 में देखें तो जो सारी कार्रवाई पड़ी है 2017 में पड़ी है, और यहाँ पे भी नोट 2 में भी जो सारी कार्रवाई पड़ी है वो 2017 में। तो अगर हम 2017 बना लेते हैं तो वी आर गुड टू गो। 16 बहुत इजी है नोट्स बनाना, तो हम 17 के ऊपर फोकस करते हैं। नोट 1 पे जाते हैं 2017। जब मैं बात करूंगा बैलेंस शीट की, जब मैं बात करूंगा नोट्स की, बैलेंस शीट का मतलब होता है कि मैंने कौन से टी अकाउंट यूज करने हैं, वो मैं पकड़ लेता हूं। एसेट और डेप्रिसिएशन, नोट्स में ये दो टी अकाउंट यूज होते हैं। और 2017, यहाँ पे मेरा 2017 खत्म हो रहा है, और 2016 खत्म हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है मैं पिछले साल के क्लोजिंग पकड़ूंगा, दैट इज 700। ये मेरा 17 का हो जाएगा ओपनिंग। 700 17 का हो गया ओपनिंग। 2017 का क्लोजिंग 463, 463। देन इस टी अकाउंट में क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक मैं देखता हूं क्या क्या हुआ। 30 जून 2017 में एसेट के टी अकाउंट में अगर देखें तो 87 का डिस्पोजल हुआ। ओके, 87 का डिस्पोजल हुआ। फिर आगे चलता हूं, 87 से नीचे आता हूं तो ये दो फिगर्स माइनस में है। डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुए थे, एसेट क्रेडिट हुआ था। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। इन दोनों की मैं यहाँ पे लिख लूंगा वर्किंग। ये रीवैल्यूएशन की वजह से 42.28 माइनस 107.72, तो ये बन जाता है 150। रीवैल्यूएशन की वजह से मेरा 150 कम हुआ है। अब अगर 700 में से मैं इसको माइनस करूं, इसको माइनस करूं, तो ये 463 बनता है। मैंने ये एसेट का टी अकाउंट नोट्स में पुट कर दिया। अब मैं आ जाता हूं डेप्रिसिएशन के ऊपर। ये हमारे पास 2016 की क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है 24.14। ये इस साल की 24.14। आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन आ गई 12.07। डेप्रिसिएशन आ गई 12.07। आगे चलते हैं, डिस्पोजल आ गया 4.5 से माइनस, 4.5 से माइनस। डिस्पोजल कहां पे थी, यहाँ पे 4.5 से माइनस। ओके, फिर आगे चलते हैं, 10.57 की अगेन डेप्रिसिएशन, 10.57 की अगेन डेप्रिसिएशन।
फिर 42.28 से रीवैल्यूशन की वजह से डेप्रिसिएशन का रिवर्स, रीवैल्यूशन की वजह से 42.28 का रिवर्स, और साल के एंड पे डेप्रिसिएशन है नील, साल के एंड पे है नील। अब अगर ये मैं इन दोनों को टोटल कर लूं तो ये बन रहा है 22.64, इसमें इसको ऐड करूं, ये दोनों लेस करूं, तो ये मेरे पास नील हो जाएगा। ये मैंने उठा के लिख लिया, ओपनिंग माइनस दिस ओपनिंग इज इक्वल टू 675.86। अगर मैं नोट में जाके देखूं तो इस रेट पे दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल ठीक है। यहां पे दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, उधर भी अगर मैं देखूं ये क्लोजिंग माइनस ये क्लोजिंग इज इक्वल टू ये क्लोजिंग। तो इस तरीके से हमने बिल्डिंग का डिस्क्लोजर नोट बना लिया। अब हम आ जाते हैं प्लांट के ऊपर, नोट 2। ये मेरे पास प्लांट है 2017 का क्लोजिंग, और ये मेरे पास 2016 का क्लोजिंग। ये हो जाएगा ओपनिंग और ये हो जाएगा क्लोजिंग, दरमियान में कुछ भी नहीं है जो अकर हुआ हो। 475 ही ओपनिंग है, ये सारे नील हैं, और 475 ही क्लोजिंग है। इसी तरीके से अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन देखते हैं। ये मेरे पास ओपनिंग है, क्योंकि दो टी अकाउंट यूज करने डिस्क्लोजर नोट में। ओपनिंग है 38, दरमियान में 36 की डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 36 की, और कुछ नहीं है, क्लोजिंग है 74, क्लोजिंग है 74। ओके, अब चूंकि यहां पे इंपेयरमेंट है, हमें पता है कि जब हम कैलकुलेशन में कैरिंग अमाउंट निकालते हैं तो एसेट की कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। यहां पे मैं देखता हूं एसेट की कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन और माइनस ये 77, 475 माइनस 38, इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 475 माइनस 38 माइनस 77, ये मेरे पास आ जाएगा 360। अगर आप यहाँ पे देखें तो यही काम करने के बाद ये हो रहा है 360। ओके, क्योंकि ये 77 भी माइनस हुआ, यस, जो हमने कर लिया। फिर क्लोजिंग जब मैं देखूंगा, दिस माइनस क्लोजिंग accumulated depreciation माइनस क्लोजिंग accumulated impairment loss, 475 माइनस 74 माइनस 77, तो ये मेरे पास आ गया। अगर हम यहाँ पे भी देखें कितना आ रहा है, 324, ये मेरे पास आ गया 324। तो इस तरीके से मैंने ये नोट बना लिए। अब अगर आप 16 का देखें तो 16 बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे अगर आप 16 देखें तो 16 बिल्कुल ऊपर सीधा है, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन है बस। 17 का हमने बना लिया, जो कॉम्प्लेक्स था, जो मुश्किल था, उसको हमने नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। हमें पता है जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम कुछ और चीजें भी लिख रहे होते हैं। वो क्या है? वो हमारे अदर डिस्क्लोजर्स हैं। बिल्डिंग की अगर बात करें तो मॉडल रिवॉल्यूशन है, यहाँ पे मॉडल क्या था, कॉस्ट था, इसकी लाइफ यह आ जाएगा मॉडल यूजफुल लाइफ 30 साल है, यहाँ पे अब रेट हो गया 10%। डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो यहाँ पे क्या है, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे अपडेट, ये अपडेटेड लिखना है, ये हमने पता है, क्योंकि यहाँ पे अपडेटेड ये दोनों चीजें हैं, तो अपडेटेड यहाँ पे लिखनी है। एक चीज हमने लिखनी थी, और कि रिवॉल्यूशन किस कंपनी ने की है। सवाल में अगर आप जाके देखें तो उसने बताया हुआ है शबीर एसोसिएट्स ने, जो कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स हैं, उसने ये की है। मैं लिखूंगा शबीर एसोसिएट ने जी रिवॉल्यूशन की है, और ये इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स है, ये भी मैंने लिखना होता है। ओके, अब जिस पे रिवॉल्यूशन लगी थी है, इस पे रिवॉल्यूशन, अगर
रिवैल्यूएशन ना होती और कॉस्ट मॉडल लगता, तो कैरिंग अमाउंट क्या होती? यहां पे हमारे पास एसेट था 600 का, मैंने कॉस्ट 666 बेच दी, टोटल लाइफ थी 30, और 2017 पे 15 गया, 16 गया, 17 गया, कितने साल बचे? 27। तो मेरे पास इस दिन ये कैरिंग अमाउंट होती। अगर डेप्रिसिएशन ना होती और कॉस्ट मॉडल होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होती, ये भी मैंने लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, ये हम डिस्क्लोजर देते हैं। अब अगर सवाल को अगर याद करें तो उसने कहा था चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड के ऊपर भी आपने बताना है। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे चेंज इन एस्टिमेट और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंपनी ने डिसाइड किया प्लांट के केस में स्ट्रेट लाइन मेथड को उसने कर दिया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, और उन्होंने रेट यूज किया 10%। एक चीज हम ये लिख देंगे, अगर मेथड चेंज ना होता तो डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होती है? हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे थे 475 था, 475 को 25 पे डिवाइड करके हम डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर रहे थे? 19। यहां से भी उठा सकते हैं, हम डेप्रिसिएशन 19 चार्ज कर रहे थे, अब मेथड चेंज हुआ तो 36, इसका मतलब 15 से ज्यादा अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब ये बड़ा जबरदस्त सवाल था, इसमें अगर आप देखें तो उसने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करवाई आपसे, उसने रिवैल्यूएशन करवाई। रिवैल्यूएशन में सरप्लस हो तो पहले लॉस को देखना है, लॉस हो तो पहले सरप्लस को देखना है, ये कॉन्सेप्ट भी उसने टेस्ट किया। फिर उसने डिस्पोजल को टेस्ट किया। अब डिस्पोजल में हमें पता है जब काफी टाइम के बाद जाके डिस्पोजल होता है तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ी होती है। अगर पीछे सरप्लस आया हो तो वो सरप्लस भी पड़ा होता है। हमने इन इसकी दोनों डेप्रिसिएशन और सरप्लस को अलग अलग कैलकुलेट किया, फिर हमने उसमें से एलिमिनेट किया और डिस्पोजल की पूरी वर्किंग भी की। फिर इस सवाल में हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट भी किया, और जब हमने नोट बनाया तो हमने ये कॉन्सेप्ट भी देखा कि कैरिंग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। हमें पता है कि एसेट में से अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन और अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस लेस करते हैं तो कैरिंग अमाउंट आती है। तो ये बड़ा खूबसूरत सवाल जिसमें सारी चीजों को उसने बड़ी खूबसूरती से टेस्ट किया है, और इस सवाल को हमने भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है, और हमारे ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें टेस्ट हुए हैं और हमने बड़े अच्छे से इस सवाल को कंप्लीट भी कर लिया है।